ये था। तो इसके अंदर भी होम पेज के बहुत सारे डिज़ाइन हैं। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट हम लोग देख रहे हैं, ये क्लासिक डिज़ाइन हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने अलग अलग तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। ये पोस्ट बेस्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे वीडियो बेस्ड है ये। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग कर सकते हो चीज़ें क्रिएट। इसके अलावा पेजेस की बात करेंगे तो इसमें आप देखोगे एल्बम है, सेलिब्रेशन है, यहाँ पर मैसेजिंग है, प्रोफाइल है। प्रोफाइल के लिए फिर अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो हर एक चीज़ के मैक्सिमम ऑप्शंस यहाँ पर आप देख पाओगे, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर टैब लगा हुआ है आपका, जो वर्ड उसमें आपने बूटस्ट्रैप में हमने टैब पैनल पड़ा हुआ है, वो चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर मॉडल लगा हुआ है ना। मॉडल के अंदर फिर डिज़ाइनिंग है। 40% पार्ट में कमेंटिंग वाला पार्ट चल रहा है, 60% पार्ट में फोटोग्राफ अवेलेबल है। ये प्रोफाइल पेज यहाँ बना हुआ है इसके अंदर, जहाँ पर अबाउट, कनेक्शंस, सारी चीज़ आपको मिलेंगी इसमें देखने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा बूटस्ट्रैप है, पूरा प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप पर बना हुआ है। और रिस्पॉन्सिव भी इसका काफ़ी अच्छा है। इस तरह से आएगा। ठीक है साहिल, तो इसका लिंक आपको शेयर कर देते हैं, ग्रुप में गो थ्रू कीजिएगा। चलिए आज की डेट में आते हैं। लास्ट हम लोगों ने इफ़ कंडीशन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ये लिखने का बस तरीका बदला है इसमें, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, चेयर नीचे हो रही है, बाकी जो आपके काम करने का तरीका है, जो लॉजिक है, वो सेम है। ठीक है, तो जब कंडीशनल स्टेटमेंट की बात आती है तो हमारे पास इफ़ वो तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। एल्स यानी कि जब आपका इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स में जाता है तब आपका एल्स एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स जो होता है वो कंडीशनल नहीं होता, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, बस वो वेट करता है कि कब इफ़ फेल होगा और कब मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, इफ़, एल्स इफ और एल्स, यानी कि अगर आपको लगता है कि मुझे एक कंडीशन के बाद में अगर वो फॉल्स होती है तो कोई दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशंस के लिए इफ़, एल्स और एल्स इफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और लास्ट होता है आपका स्विच, जो कि आपका ब्लॉक्स के बेसिस पर वर्क करता है। तो PHP से इसमें इफ़ से शुरू करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ़ वन कंडीशन इज़ ट्रू, यानी कि इफ़ में आप यहाँ पर अपना कंडीशन कोई भी लिख सकते हो इस बनाना ब्रैकेट में, और जो भी स्टेटमेंट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करा सकते हो इसमें। सो एग्जांपल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक मैसेज राइट किया हुआ है, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 3, अगर ये सही है तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो 5 3 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर हमें इसका रिजल्ट हैव अ गुड डे रिटर्न आ जाएगा। इसी तरह से वी कैन ऑल्सो यूज़ वेरिएबल इन इफ़ स्टेटमेंट, जैसे कि हमने डायरेक्ट यहाँ पर अपना नंबर्स डिफाइन किया, हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। हमने लिखा $t इक्वल टू 14 और हमने यहाँ पर लिखा t इज़ लेस देन 20, तो ये आपका हैव ए गुड डे आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये एक्चुअल में टाइम को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर डेट ऑब्जेक्ट की तो कोई बात ही नहीं हो रही इसके अंदर, हम तो खाली टी की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइम को भी डिफाइन कर सकते हो, जिस तो यहाँ पर डेट ऑब्जेक्ट आता है आपका, उसका आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास होता है एल्स। सो अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स होने पर आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो द इफ एल्स स्टेटमेंट्स execute some code if a condition is true and another code if that condition is false. So जैसे कि हमने यहाँ पर इस बार डेट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो डेट है वो स्मॉल में लिखा जाएगा, कैपिटल में नहीं लिखना है आपको। डेट में हम यहाँ पर एच को डिफाइन करें तो एच रिप्रेजेंट करता है 24 घंटों को, कैपिटल एच 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस तरह से इसको यहाँ पर एच को डिफाइन करोगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस बार टी में, जहाँ हमने पिछले एग्जाम्पल देखा 14 डायरेक्ट लिखा था, डेट के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है। तो डेट एच, अगर एच जो है वो लेस देन है 20 से, यानी कि 8 से हमारा टाइम कम है इवनिंग का, तो हमें ये हैव ए गुड डे। अदरवाइज जैसे 8 से ऊपर जाएगा टाइम तो ये गुड नाइट हमें रिटर्न करेगा। तो अभी क्या आ रहा है, हैव ए गुड डे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें इफ़ और एल्स के इन बिटवीन एल्स इफ़ की, ठीक है। तो इफ़, एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड फॉर मोर देन 2 कंडीशन। तो एल्स इफ आपने इस तरह से डिफाइन करना है इन बिटवीन। सो जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर मॉर्निंग में कोई फाइल हमारी एक्सेस कर रहा है और टाइम जो है वो 10 से कम है, तो उसको ग्रीट करे वो गुड मॉर्निंग। अगर टाइम उससे अब निकल गया तो हैव अ गुड डे, और इसके बाद में अगर आपको आज चेक किया जाए तो हैव अ गुड नाइट। इस तरह से वर्क करेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर टाइम हमारा 20 से बिलो है, तो उस कंडीशन में हैव अ गुड डे आपको रिटर्न आएगा। इसी तरह से हमारे पास इसी को लिखने का शॉर्ट हैंड तरीका भी होता है। शॉर्ट हैंड मीन्स टर्नरी ऑपरेटर। तो द राइट शॉर्टर, टू राइट शॉर्टर कोड यू कैन राइट इफ स्टेटमेंट ऑन वन लाइन। सो वन लाइन इफ स्टेटमेंट, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर $=5, तो हमने यहाँ पर इसको चेक करा है कि भाई ए जो है वो लेस देन 10 है, तो यहाँ पर $= क्या डिस्प्ले हो जाए, हेलो। तो अगर आप एको करेंगे तो आपको हेलो जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, हम इफ स्टेटमेंट को विदाउट करली ब्रेसेस भी लिख सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। और ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में भी काम करती है, अगर ट्राई मारोगे तो हो जाएगा वहाँ पर भी। मुझे ध्यान नहीं मैंने ऐसा कुछ कराया वहाँ पे या नहीं कराया, बट ट्राई कर लेना, काम करेगा वहाँ। शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन इन वन लाइन, बट द सिंटैक्स इज अ बिट डिफरेंट। सो वन लाइन इफ स्टेटमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन मार्क और एल्स के लिए गुड बाय, तो ये क्या हुआ, टर्नरी ऑपरेटर हो गया हमारा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई a=13, तो हमने लिखा b=a=10। अगर ये बात सही है तो हेलो, अदरवाइज गुड बाय। तो क्या आना चाहिए, हेलो आना चाहिए, गुड बाय आना चाहिए। तो शायद क्या आउटपुट होना चाहिए इसका, इसमें डेवलपर क्या कहना चाहता है स्टेटमेंट के अंदर, क्या इसका आंसर हेलो होगा या गुड बाय होगा? अगर होगा तो क्यों होगा ये बताओ, तो खाली तुक्का नहीं मारना। बताओ बताओ अनिकेत, क्या लगता है क्या आना चाहिए? गुड बाय आना चाहिए। क्यों आना चाहिए गुड बाय? कैसे फॉल्स हुआ? ए इज लेस देन क्या है, 13। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, 10। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ए की जो वैल्यू है वो 10 से कम है, तो यानी कि जब फॉल्स होता है तब हमारा कॉलन के साथ वाला स्टेटमेंट रन होता है, और अगर ये सही होता तो यहाँ पर हेलो रिटर्न आता है उस केस में। तो क्या रिटर्न आया हमें, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, किस दिन आएगा कि एकदम फटाक से बता दो? तो डेवलप करो, इतना सोचना क्यों,
भाई सीधा सीधा मैथ है। तो चलिए, दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर्स और कंडीशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, बात करेंगे इसके बाद नेस्टेड इफ, यानी कि हम इफ के अंदर भी इफ लिख सकते हैं, यानी कि कंडीशन में कंडीशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम PHP में कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो। So you can have if statement inside if statement, this is called nested if। ठीक है, जैसे हम लोग नेस्टेड लिस्ट, हमने एक टॉपिक पढ़ा था लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसी तरह से ये है नेस्टेड इफ। तो यहाँ पर एक वैल्यू है a इक्वल टू 13, यानी $a को एक वैल्यू असाइन किया। हम यहाँ पर चेक करें कि इफ अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, जो कि है ना, तो a को वहाँ पर आएगा, रिटर्न करेगा आपको अबव 10। उसी में हमने एक और कंडीशन चेक कराया, इफ a इज ग्रेटर देन 20, जो कि नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर आ जाए लिखा एंड ऑल्सो अबव 20। ठीक है, और अगर नहीं है तो बट नॉट अबव 20। तो यहाँ पर क्या आएगा, a इज अबव 10 बट नॉट अबव 20। तो आपके दो रिजल्ट प्रिंट होंगे, है ना। तो कंडीशन में कंडीशन लगा के ऐसे आप चेक करा सकते हो चीज़ों को। नेक्स्ट, स्विच के ऊपर आते हैं। स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। सो यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसके ऊपर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में एग्जांपल्स देखे, जैसे वीकडे निकाला था हम लोगों ने, है ना, और क्या निकाला था हम लोगों ने, मंथ वाला भी हम लोगों ने काम करके देखा था इसके अंदर। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था केस अगर 0 है, केस अगर 1 है, केस अगर 2, या फिर मैं केस 0 1 2 3 की जगह मैं अपना ABCD भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से डिफाइन है। तो ये तो हो गया सिंटैक्स, यानी कि स्ट्रक्चर जो होता है इस कोड का कुछ इस तरह से होगा। तो स्विच में आप कोई एक्सप्रेशन पास करोगे, मे बी वो कंडीशनल हो सकता है, मे बी कोई वेरिएबल हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसको, दिस इज हाउ इट वर्क्स, द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस। जो भी ऊपर आप लॉजिक लगाओगे वो एक बार चेक होगा और उसके बेसिस पर केसेस आपके रेंडर होंगे। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। ये हमारे केसेस होते हैं। इफ देयर इज अ मैच, द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। द ब्रेक कीवर्ड breaks out of the switch block and the default code block is executed if there is no match। मीन्स कि अगर स्विच में आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा और उससे मैच करता कोई सिनेरियो नहीं है, तो उस केस में डिफ़ॉल्ट रन होता है, और अगर मैच करेगा तो डिफ़ॉल्ट वर्क नहीं करेगा। और आपने जितने भी सिनेरियोज बनाए होंगे सभी में आपको मेक श्योर करना है ब्रेक लगाना है। नहीं लगाओगे तो क्या होगा, जहाँ पर भी आपका एक्सप्रेशन मैच होगा उसके बाद रिमेनिंग जितने भी अपकमिंग केसेस होंगे वो सारे आपके रिवील हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर ही गलत आ रहा है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक वेरिएबल है फेवरेट कलर, जिसकी वैल्यू क्या है, रेड। तो फेवरेट कलर क्या हो गया, हमारा एक्सप्रेशन हो गया, है ना। हमने बोला कि भाई अगर रेड है और रेड का अगर कोई केस मैच होता है तो वहाँ पर लिखा जाए योर फेवरेट कलर इज रेड। बट हमने यहाँ पर केस बनाए रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर रेड है तो फिलहाल रेड ही काम करेगा, बाकी और कोई काम नहीं करने वाले। और अगर यहाँ पर कलर कुछ लिख दिया इस तरह का जो कि इन तीनों केस में मैच नहीं करता है, तो उस केस में काम करेगा योर फेवरेट कलर इज नीदर रेड, ब्लू नॉर ग्रीन। हाँ, ऑरेंज कहाँ से आ गया ऑरेंज तो अभी रिटर्न आ रहा है योर फेवरेट कलर इज रेड, इस तरह से। ठीक है, तो बाकी के स्टेटमेंट को कैसे चेक करा सकते हो, तो हम यहाँ पर एक जैसे प्रॉम्प्ट होता है ना, वैसा कुछ हम लोग फील्ड वगैरह बना सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट तो जावास्क्रिप्ट में चलता है, यहाँ तो होता नहीं है। ठीक है, तो आप उस केस में कोई फॉर्म का एक इनपुट फील्ड बनाओ, यूजर से उसका फेवरेट कलर एंटर कराओ, तो उसका फेवरेट कलर क्या आपके फेवरेट कलर से मैच कर रहे हैं, तो आप उस पर रिटर्न कर सकते हो कि भाई तुम्हारा और मेरा फेवरेट कलर सेम नहीं है, है ना।
चॉइस नॉट मैच इस तरह से। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट की बात करते हैं, ब्रेक कीवर्ड जो इसमें अवेलेबल है। तो द PHP reaches a break keyword, it breaks out of the switch block. This will stop the execution of more code and no more cases are tested. The last block does not need a break, the block breaks there anyway. So warning क्या है, if you omit the break statement in a case that is not the last and that case gets a match, the next case will also be executed even if the evaluation doesn't match the case. तो इसलिए हमें ब्रेक ज़रूर लगाना है, नहीं लगाओगे तो मान लो कि जैसे हमारा फेवरेट कलर पहला वाला ही आ गया रेड, तो क्या होगा, आपके पास ब्लू और ग्रीन भी चल जाएंगे उस केस में। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने रेड को ब्रेक नहीं दिया, ब्रेक किस पर अवेलेबल है, ब्लू के पास है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ देखोगे योर फेवरेट कलर इज़ रेड एंड योर फेवरेट कलर इज़, दो स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो गई जस्ट बिकॉज हमने बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली यहाँ से ब्रेक को हटा दिया। बट यहाँ आपको पर्पजली हमने दिखाया कि ना लगाने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करोगे आप, तो इसलिए ज़रूर से लगाइए। इसके बाद में बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड की। द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज द कोड टू रन इफ़ देयर इज़ नो मैच। सो हम यहाँ पर डिफाइन करें 6 0 और ये हमारा डिफ़ॉल्ट। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं D=4, D मतलब हम डे से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर अपना मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर D को डिफाइन करके डे को भी फैच करा सकते हो। तो चलिए हमने लिखा इवेल्युएट करो एक्सप्रेशन D, केस 6 अगर है तो दिस इज़ अ सैटरडे, अगर 0 है तो संडे है, बट 4 नहीं है तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दी वीकेंड। तो यहाँ पर अभी में ये रिटर्न आएगा डिफ़ॉल्ट मैसेज। जब कोई भी कंडीशन आपकी ब्लॉक से मैच नहीं करेगी तब ये चलता है। इसी तरह से द डिफ़ॉल्ट केस डज नॉट हैव टू बी द लास्ट केस इन अ स्विच ब्लॉक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट नीचे डिफाइन किया तो इसमें ब्रेक मत लगाओ, और अगर आपने टॉप में डिफाइन कर रखा है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो ये आपका वर्क कर जाएगा उस केस में। अब मान लो कि हमने अगर ब्रेक नहीं लगाया होगा तो ये रिवील हो जाएगा उस केस में। सो इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट द लास्ट ब्लॉक इन द स्विच ब्लॉक, रिमेंबर टू एंड द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक विद अ ब्रेक स्टेटमेंट। तो वहाँ ब्रेक लगाइए तब वो सही से चलेगा। बात करते हैं कॉमन कोड ब्लॉक्स। इफ़ यू वांट मल्टीपल केसेस टू यूज़ द सेम कोड ब्लॉक यू कैन स्पेसिफाई द केस नेम लाइक दिस। हो सकता है कि जैसे यहाँ पर 3 है तो हम चाहते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 पर हम लोग यहाँ पर एको कर रहे हैं एक मैसेज, द वीक फील सो लॉन्ग। 6 और 0 पर हम कह रहे हैं कि वीकेंड जो है आर दी बेस्ट, क्योंकि सैटरडे से हमारा वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। और डिफ़ॉल्ट हम लोग बोल रहे हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ से हम इसको रन करेंगे तो क्या लिखा है, द वीक फील्स सो लॉन्ग, ठीक है। क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा यानी कि हम लोग इस पर क्या बोल रहे हैं, सो लॉन्ग, यानी कि फ्राइडे तक सो लॉन्ग आता रहेगा हमारा मैसेज। उसके बाद 6 और 0 पर वीकेंड आर दी बेस्ट। और डिफ़ॉल्ट अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 0, इसके अलावा अगर कोई और नंबर होगा तो यहाँ पर रिटर्न आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, डिफ़ॉल्ट मैसेज। तो इस तरह से आपके केसेस जो हैं वो काम करते हैं। इसको बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस। तो रश्मि बताएगी भाई क्या डाउट है इसके अंदर स्विच में। अब मुझे यहाँ पर कोई एक सिनेरियो समझा दो इसके ऊपर कि क्या बना सकती हो। क्या कह रहे हो बच्चे ये, हेलो सर गुड इवनिंग, रिटर्न कैन यू प्लीज डू मी मेरा लास्ट वन। श्योर। हाँ जी, कुछ भी लॉजिक बना लो।
क्या लोड लेना। चलो प्रेजेंटेशन के ऊपर ही सिनेरियो समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि भाई हमारे अब जैसे एग्जांपल ऐसा समझो कि हमने यहाँ पर कलर के बेसिस पर एक सिचुएशन को समझा कि भाई अगर कलर मैच करेगा तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट होगा, अगर तीनों में से कोई भी कलर नहीं होगा तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। तो चलो जैसे तुम्हारी प्रेजेंटेशन है इस नेक्स्ट मंथ में, अपकमिंग मंथ में, तो हम बात करते हैं तुम्हारी ग्रेडिंग की कि भाई तुम सब लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, किसी का ए आया, किसी का बी आया, किसी का सी आया, और कोई ऐसा है जिसका कुछ भी नहीं आया, तो स्टूडेंट हैज़ नॉट सिक्योर एनी ग्रेड। ठीक है, तो एक सिनेरियो ऐसा है, तो उसका मुझे लॉजिक बता दो क्या करोगे कि भाई किसी का ए ग्रेड आया तो उसके लिए कैसे कैसे आप यहाँ पर एक्सप्रेशन रन करने वाले हो। मुझे पूरा बताओ ना, ऐसा थोड़ी ना, वो तो मुझे पता है। साहिल पीछे कह रहा मुझे समझ ही नहीं आया ऐसे कैसा आ गया सीधे। नहीं, केस रेड ब्लू थोड़ी ना चलेगा वहाँ पर, फिर तो कुछ और केस होगा ना। चलो साहिल को अच्छा समझाया। साहिल चलो शुरू से शुरू करो, पहली लाइन क्या डिफाइन करोगे। पहले स्टूडेंट आएगा, हम तो ग्रेड की बात करें तो ग्रेड वेरिएबल बनाएंगे ना। क्या स्टूडेंट क्यों आएगा, हम तो ग्रेड निकाल रहे हैं ना सीधे सीधे, हम तो सीधे ग्रेड निकाले तो ग्रेड को एक्सप्रेशन में रन करेंगे ना। तो मान लो डॉलर ग्रेड इक्वल टू डिफॉल्ट मैंने ए लिख लिया, तो ए के बेसिस पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड ए ग्रेड, अगर बी है तो बी ग्रेड, सी है तो सी ग्रेड। अब डी वाले का तो कोई ग्रेड ही नहीं होता ना, वो तो खत्म, फेल हो गया। तो वहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं स्टूडेंट हैज नॉट सिक्योर्ड एनी ग्रेड। तो हमने ग्रेडिंग का एक एग्जाम्पल बना लिया इसके अंदर, कुछ भी बना सकते हो। हाँ अच्छा, हाँ ये कुछ अलग लॉजिक लगा है, बढ़िया बढ़िया, ट्राई करो ट्राई करो। दोबारा डिटेल में समझाओ ज़रा। ओ टी पी, हाँ ठीक है। अच्छा और अगर नहीं हुआ तो जो भी है मतलब अगर हम डिफॉल्ट में लिखना चाहते हैं कि और ओटीपी इज नॉट डजंट मैच। तो ओ टी पी चलो तुम्हारा केस बन गया, इस केस में ये कहना चाह रहे हो ना। तो क्या क्या यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। यहाँ पर कोई मतलब कोड लिख सकते हैं, कोड लिखा। ठीक है, अगर हमारा कोड 1 2 ने 3 मैच करा है, 3 कोड है, हाँ मतलब 4 नंबर कुछ भी हो सकता है, हाँ ठीक है, 1 2 3 हो गया चलो। और फिर नीचे आके सर की वही है कि मैच नहीं कर रहा कोड, लेकिन सर उसमें हमें वो देनी पड़ेगी क्या कंडीशन क्या कंडीशन। कि हमारे कि सर उसमें आता है क्या सर मेरे पास ओटीपी तो हमारा रैंडम नंबर पे चलता है ना। ठीक है वो रैंडम, चलो इसने 4 ओ टी पी बनाए जो फिक्स है कि यही आएंगे, उसका लॉजिक समझाओ तो मुझे कैसे चलाओगे। लेकिन सर वही है, फिर उसके ऊपर वो वेरिएबल देना पड़ेगा हमें। अच्छा चलो वेरिएबल की भी छूट है, लगाओ वेरिएबल। सोचो उस हिसाब से होता है, जैसे वो क्या बोलते हैं कि हम नीचे कंडीशन भरनी होती है एक्स वाई जेड। ठीक है, लोग क्या कहते हैं कि अगर हम सही नहीं डालते तो गलत हो जाता है। वो मैं सब समझ गया। अब कोड को थोड़ा आसान बनाओ, रश्मि बड़ी कंफ्यूज है, वो पहले से उसको समझ नहीं, और तुम और इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। यहाँ बताओ यहाँ क्या करोगे, सबसे पहली लाइन है ना रश्मि, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम तो, बताओ। नहीं नहीं उसको करने दो पहले, हाँ साहिल प्रो हो चुका अभी वो बनाएगा लॉजिक, हाँ चलो सर वही है कि ऊपर हम कोड रखेंगे ठीक है। और फिर नीचे रखेंगे कोड हमारा। नहीं तो यहाँ मैं क्या डिफाइन करूँ, वेरिएबल कुछ भी रख सकता हूँ, तो कोड मान लेते हैं चलो, और इसके इक्वल टू क्या करोगे, नंबर। नंबर किस फॉर्म में रखोगे, स्ट्रिंग फॉर्म में रखोगे कि नंबर फॉर्म में रखोगे। स्ट्रिंग फॉर्म में रखोगे नंबर को, फिर कैसे चलाओगे। इसी चीज़ को तो क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ तुम्हें, समझ गए ना। तो यहाँ तुम फंस जाओगे आगे। तो यहाँ पर तुम अगर इंटीजर डाल रहे हो तो इंटीजर को विदाउट कोड डालोगे, और जो तुमने यहाँ पर इंटीजर बनाया वही केस बनेगा 6 डिजिट का, ध्यान रखना, समझ गए।
तो केस जैसे कि तुमने बोला कि भाई मेरा जो केस है वो है, जैसे क्या होता है कि आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, तो जावास्क्रिप्ट में हम केस जीरो से लेके इस्तेमाल जो करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे रिटर्न ज़ीरो आता है, जैसे मान लो कि वीकडे की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वीकडे का फर्स्ट डे जो होता है वो ज़ीरो होता है संडे, और मंडे होता है वन। तो आप क्या लिखते हो, केस अगर ज़ीरो है तो मंडे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो जाए जावास्क्रिप्ट में, अगर वन है तो आपका मंडे आपका राइट हो जाए। लेकिन जब आप कोई नंबर यहाँ पर चला रहे हो, क्योंकि ये सीक्वेंस में लेके चलता है 0 1 2 3 4, या फिर स्ट्रिंग में उसने वैल्यू ले ली, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि उसको यहाँ पर पास करना पड़ेगा इधर। और तुम ओ के अगेंस्ट ला रहे हो, योर ओ मैच, योर ओ करेक्ट, या जो भी आप स्टेटमेंट पास करो, ओ इज़ नॉट मैच्ड। तो नॉट मैच्ड जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट पे चल गया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे तो कोई लॉजिक लगाना नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट इज़ एल्स कंडीशन है ना। तो यहाँ पर आप उसको पास करो अपने जो भी ओ के कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, और उसके बेसिस पर आप बता सकते हो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, हाँ। स्ट्रिंग से मतलब इंटीजर्स डालना पड़ेगा। देखो अगर इंटीजर के साथ जाते हो तो इंटीजर चलता है ज़ीरो से, यस सर। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बताया। और अगर तुम बड़े नंबर के साथ जा रहे हो, जैसे कि तुम्हारा ओ 4 कॉम्बिनेशन का है, तो फिर स्ट्रिंग के साथ जाओ उसको लेके, ठीक है। और मैंने तुम्हें कास्टिंग सिखाई हुई है, तो उसको कास्ट और कर देना ताकि वो गड़बड़ ना करे तुम्हारे लिए। हाँ जी रश्मि, तो कुछ समझ में आया कि नहीं? तो कोशिश क्या करो ना, देखो नहीं तो क्या रहेगा ना कि जैसे हमने लिख लिया वही हम लोग आउटपुट निकाल पाएंगे, नया कुछ निकलेगा नहीं उसके अंदर से, है ना। जीतू यार मेरी चेयर ढूंढ दे भाई, पता नहीं पता नहीं कहाँ गए हो यार। मतलब ऐसे वाली चेयर है जिसपे वो बैठे हुए हैं, क्या नाम है, आशुतोष सर जो बैठे हैं ना, लेकिन उसके नीचे जो व्हील बेस है, ऊपर की चेयर वही है पूरी। यार देख मैं से फिट भी नहीं आ पा रहा, देखना यहीं खत्म हो गई पीछे। ऐसा ही नहीं, मुझे संजय की क्रिएटिविटी नहीं लग रही है वो। हाँ ये 3 दिन से नहीं मिल रही मेरे को चेयर, वो उसको ढूंढ दे भाई यार प्लीज़। किस चीज़ में दे दे। स्विच का लॉजिक लगाना आ गया। अब जब आपको लगता है कि भाई बहुत सारी कंडीशंस लगानी पड़ सकती हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर भाई हम सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है, और दोपहर का टाइम आया तो लंच टाइम स्टार्ट हो गया, फिर लंच टाइम ओवर हो गया, फिर आपका इवनिंग वाला फेज स्टार्ट हो गया, फिर आपका गुड इवनिंग हो गया, गुड नाइट हो गया, तो बहुत सारी कंडीशन हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में स्विच जो है वो बेस्ट कंडीशन बनती है, क्योंकि ब्लॉक मैच कराते जाओ और उसके ऊपर अपने रेंडर कराते जाओ। एलसिफ में आप ये सेम चीज़ अचीव कर सकते हो, लेकिन एलसिफ सही अप्रोच नहीं माना जाता है इस तरह के काम के लिए। करा सकते हो लेकिन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर एथिकल अनएथिकल दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो डेवलपर कभी भी अनएथिकल नहीं जाता, चाहे भले से जुगाड़ करके काम चल रहा हो, क्योंकि वो सही तरीका नहीं माना जाता। अब जैसे कहने का मतलब क्या है मेरा, हमने पीएचपी में या जावास्क्रिप्ट में ये पढ़ा कि हम एरे के अंदर सिमिलर डेटा टाइप को रखते हैं, बट मैंने आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें भी डाल के दिखाई उसके अंदर। एरे भी के अंदर हमने स्ट्रिंग भी डाला, नंबर भी डाला, डल जाएगा। लेकिन जब बात आएगी शॉर्ट करने की कि भाई मेरे को इस क्लासरूम के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, तो क्या एरे वहाँ फिर काम कर पाएगा जब मिक्स होगा डेटा? नहीं होगा ना, क्योंकि एरे के केस में हमें ये पता है कि जब नंबर के साथ शॉर्टिंग करने जाता है फेल हो जाता है। वहाँ फिर उसको फंक्शन बताना पड़ता है, पैरामीटर ए कोमा बी, फिर ए माइनस बी करके जब आप चलाते हो तब जाके वो नंबर को समझता है। नहीं तो आपने लिखा 1 10 100 और आगे लिखा 2, तो वो 1 वाले सीरीज को सबको पहले ले लेगा, 2 को वो बाद में लगाएगा। देखिए हमें पता है तरीके से कि सीक्वेंस वाइज जाएगा, तो 1 के बाद में 2 आता है, वो नहीं समझता उस चीज़ को, है ना। बट इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सिमिलर डेटा टाइप, यानी कि अगर एरे में स्ट्रिंग है तो सिर्फ स्ट्रिंग रखो, और अगर नंबर है तो सिर्फ नंबर होना चाहिए, मिक्सअप मत करो, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि मुझे कभी भी इस एरे को शॉर्ट नहीं कराना पड़ेगा तो जो मर्जी करो, समझ गए।
लेकिन अगर शॉर्टिंग की बात आ जाती है तो ध्यान रखना है कि सिमिलर डेटा टाइप, मतलब एक जैसा। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक हमने पढ़ लिया ना, हाँ हो गया हमारा ब्रेक। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक भी हो गया, डिफ़ॉल्ट भी हो गया शायद, हाँ डिफ़ॉल्ट भी हो गया, कॉमन कोड हाँ तो ठीक है, स्विच वाला कंप्लीट हो गया, बढ़िया। तो कितने लोगों को 50% PHP पढ़ने का ऐसा लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट से काफ़ी रिजेंबल कर रही है ना? तो बस वेरिएबल के अंदर देखो आसान काम हो गया, लेट वेर कांस्टेंट खत्म हो गया तुम्हारा। बट हाँ कांस्टेंट है, कौन से वाले में उसे एक जगह पर कांस्टेंट का भी यूज आता है इसमें। लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने कांस्टेंट पढ़ा था, या तो डिफाइन का यूज करो या कांस्टेंट का यूज करो। क्या फ़र्क होता है दोनों में? काम दोनों सेम ही करते हैं लेकिन दोनों का पर्पस अलग अलग जगह पर है। डिफाइन जो होता है वो ग्लोबल होता है, यानी कि अगर मैंने फंक्शन के बाहर डिफाइन कर दिया कुछ तो मैं उसको फंक्शन के अंदर भी बिना ग्लोबल बताए यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन कांस्टेंट से अगर डिफाइन कर दिया तो ब्लॉक स्कोप हो जाएगा, वो नहीं चलता है ना। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। बाकी लेट वेट नहीं होता इसमें, है ना। क्या हम जावास्क्रिप्ट में PHP को मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो हम जब आगे डेवलपमेंट फेज में एंटर करेंगे, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, तो हम PHP के अंदर JS चला सकते हैं, पॉसिबल है। और JS के अंदर PHP को भी चला सकते हो, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि डोम को जो मैनिपुलेट करती है वो कौन है? जावास्क्रिप्ट। PHP तो डोम को मैनिपुलेट कर नहीं सकती। तो PHP से जो भी आप डेटा लेके आ रहे हो तो वाया जावास्क्रिप्ट ही जा रहा होता है। या अगर आप चाहते हो कि भी जैसे बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है, जब हम फॉर्म बनाते हैं तो सीधे हम लोग जो भी फाइल है जिसमें मेरा लॉजिक लगा के जो फॉर्म का डेटा कैप्चर करके भेजेगा डेटाबेस में या उसमें ईमेल के ऊपर, तो वहाँ पर submit.php लिखा रहता है। अब किसी के लिए भी जो हैकर्स हैं उनके लिए तो बड़ा आसान हो गया, वो तो 2 मिनट में पता लगा लेगा भी तुम डेटा किस तरह से भेज रहे हो, फाइल क्या है, कहाँ पर रखी हुई है ना। तो उसको भी पता लग गया। अगर आप चाहते हो कि ये पता ही ना चले कि डेटा जा कैसे रहा है, उस केस में आता है एजेक्स और सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। यानी कि आपका उस पूरे पेज में PHP का जिक्र ही नहीं होगा, लेकिन PHP से आप डेटा सबमिट करा पाओगे, चाहो तो मेल पर या फिर डेटाबेस के ऊपर। ये भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि लोग वाग जैसे क्या होता है ना, पहली पहली बार जब आप कोई चीज़ करते हो एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल होती है। तो जैसे तुम पहली बार डेटा सबमिट करो, तुम खुश हो गए, अरे भाई डेटा पैकेट में आ गया। बट कितना सिक्योर है? कि ऐसा तो नहीं कि उसके चक्कर में डेटाबेस ही हैक करवा बैठे अपने। तो सिक्योरिटी के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले बंदे की तो पूरी जमा पूंजी वही है ना डेटाबेस। वो कोई लेके निकल गया उसको, फिर तो हो गया उसका काम। क्योंकि जब एक जैसी चीज़ 2 लोगों के पास होगी तो वैल्यू अपने आप कम हो जाती है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूरी क्लास में iPhone 1 के पास है, अब सबके पास है। तो किसकी वैल्यू? सब जीरो है फिर। तो यूनिकनेस जो है, तो आज की डेट में इस डिजिटल एरा में जो वॉर चल रहा है ना, वो है डेटा का। हर कंपनी अपने एंड यूज़र का डेटा कैप्चर करने में लगी हुई है। जैसे एंड्रॉयड हम लोग चला रहे होते हैं तो देखते हैं ना, वो आपकी फ़ोन बुक की वो मांगता है एक्सेस, जहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट स्टोर होते हैं। तो कॉन्टैक्ट का एक्सेस भी चाहिए, आपकी कॉल हिस्ट्री का भी एक्सेस चाहिए। बहुत सारे ऐसे एनालिटिकल्स ऐप हैं जो आपके मैसेजेस का वो मांगते हैं एक्सेस, कि भी जैसे मान लो आप ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा करते हो तो उसके बेसिस पे बताएगा कि आपने कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए। तो एक पूरा ग्राफ बना देगा कि आपने पेट्रोल कितने का डलवाया इस पूरे महीने के अंदर, आपने ग्रॉसरी में कितना खर्च किया, आपने मूवीज़ में कितना खर्च किया, आपने ऑनलाइन शॉपिंग में कितना खर्च किया। तो जैसे पहले के टाइम में क्या होता ना, शायद नोटिस किया आपने अपने घर में कोई ना कोई ज़रूर हिसाब लिखता होगा डेली का खर्चे का। अब वो धीरे धीरे प्रैक्टिसेस जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं, है ना। उसकी जगह जो है डिजिटल एप्लीकेशंस ने ले ली है। बट जितने लोगों ने उस तरह की प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया, जबकि वो कमा उनसे बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन आज भी वो फाइनेंशियल क्रंच में है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में क्या है, जब तक आप एक्सपेंस को ट्रैक नहीं करते हो ना, तो आपके खर्चे होते ही रहेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि हम तब तक खर्चा करते रहेंगे जब तक हमारे अकाउंट में पैसे दिखते रहेंगे। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, पूरे महीने का
जो भी खर्चा होना वो एक ही बार निकाला जाता था जाके, और सेट होता था कि ये पूरे महीने चलने ही है, दोबारा बैंक जाएगा नहीं बंदा। जब से ये वॉलेट वाला सिस्टम आया ना, इसने लोगों को गरीब बना दिया। जो है सब खत्म हो रहा है, क्योंकि आपको क्या, एक स्कैन किया, ओटीपी डाला, खत्म, ये चीज़ है। तो इसलिए आज, पहले के टाइम में एक बैंक अकाउंट से काम हो जाते, आज के टाइम में मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने पड़ते हैं कि भाई आने के बाद इतना फंड इसमें डाल दो ताकि खर्च ना हो, और जो मैनेज नहीं कर पा रहा है वो खत्म ही हो रहा है सबका। चाहे वो लाख रुपए कमा ले, आज तुम 10,000 की जॉब करोगे, खर्चे वैसे होंगे, कल को लाख की जॉब करोगे, खर्चे वैसे हो जाएंगे अपना। क्योंकि जैसी 30-40 की जॉब होगी, चले यार एक बाइक फाइनेंस करा लेते हैं, बाइक का अरे यार चलो गाड़ी फाइनेंस करा देते, तो डिज़ायर का तो कोई एंड नहीं है ना, वो चलती जाएगी। चलो, थोड़ा सा टॉपिक से अलग चीज़ थी, लेकिन एक्सपेंस ट्रैकर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आप आगे जाके हेड ऑफ द फैमिली बनते हो, ज़रूर से ट्रैक करो उस चीज़ को, ताकि हमें ये पता चले कि अगर मैंने किसी मंथ एक्स्ट्रा कर दिया तो उसको रिकवर कैसे करना है। तो नेक्स्ट मंथ में कटौती करो उस चीज़ की, लेकिन करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लाइफ का एक कड़वा सच जो है वो ये है कि जब उम्र का एक फेज़ आएगा तो आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, तो कोई नहीं देगा। तो शायद इसलिए मैं तुम लोगों से पहले ही बहुत बार कह चुका हूँ, या फिर जनरली जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको ये कहता हूँ कि